सबसे हतप्रभता वाला कल नामांकन वापसी रही, भाजपा के सिंबल पर जिसे प्रत्याशी बनाया गया सिरसा में रोहतास जांगड़ा, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। तो चित्रा सरवारा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, इस बात में कोई शक नहीं। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय 45,000 के करीब वोट लिए थे, 20,000 से वो चुनाव भले ही हार गई थी, परंतु इंडिपेंडेंट 45,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात होती है। परमिंदर परी को यहाँ पर कुमारी शैलजा जी का करीबी माना जाता है, परंतु जो परमिंदर परी जी उस तरह से टक्कर देने वाले प्रत्याशी नहीं लगते जितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चित्रा सरवारा थी। तो मुझे लगता है कि चित्रा सरवारा को इसलिए मनाने का प्रयास नहीं किया गया। भाजपा के पुराने प्रत्याशी या टिकट चाहने वाले वो अभी निखिल मदान को पचा नहीं पाए हैं, अभी दिल से उनकी सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। हाँ, निखिल मदान के पास अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक टीम है, उसके सहारे यदि निखिल मदान चुनाव निकाल पाए तो ये निखिल मदान की जीत होगी, क्योंकि भाजपा की टीम दिल से अभी उनकी सपोर्ट नहीं। आजकल की पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड बन चुका है कि हमारे एक पंजाबी में झांगी में एक कहावत है कि जहाँ देखी चोपड़ी वहाँ मारी ध्रोकड़ी, मतलब उसका मतलब है जहाँ चुपड़ी हुई रोटी दिखी वहीं भाग कर चला गया। यही अब गोपाल कांडा ने सिद्ध कर दिया पिछले 15 साल में। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। नामांकन वापस लेने की तिथि के समाप्त होने के बाद अब हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 1031 प्रत्याशी मैदान में है। कल का दिन सभी पार्टी के दिग्गज नेताओं के लिए काफ़ी मेहनत भरा रहा और उसका परिणाम भी आया। बहुत सारी सीटों पर जो समीकरण बना और बिगाड़ सकते थे उन्होंने नामांकन वापस लिया, लेकिन अभी कुछ जिद लगाए बैठे हैं। पूरी चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो कल का दिन जो है, कहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा हांसी गए हैं, कहीं नलवा गए हैं, कहीं और गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर रोहतक आए हैं, नायाब सैनी जी कभी सोनीपत गए हैं, तो कहीं महेंद्रगढ़ जा रहे हैं। तो कल का दिन का आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, कोई भी बड़ी पार्टी होती है उसका शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा ही प्रयास करता है, क्योंकि हरियाणा में केवल 90 विधानसभा सीटें थी, 90 प्रत्याशी भाजपा को और 90 ही कांग्रेस को उतारने थे, और जो आवेदन आए थे दोनों ही पार्टियों के पास अपार आवेदन आए थे। दोनों ही पार्टियों से चुनाव लड़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। फिर कुछ ने नाराज़ होकर वहाँ पर निर्दलीय नामांकन अपना दाखिल कर लिया था, कुछ और पार्टियों में चले गए थे। जो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें मनाने की तो कवायद मेरे को लगता है बंद ही हो जाती है। जो इंडिपेंडेंट नामांकन दाखिल करते हैं उन्हें मनाने का प्रयास किया जाता है। सबसे पहले जो सबसे हतप्रभता वाला कल नामांकन वापसी रही, भाजपा के सिंबल पर जिसे प्रत्याशी बनाया गया सिरसा में रोहतास जांगड़ा, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। तो सीधा सीधा वहाँ के समीकरण ये है, गोपाल कांडा की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि इनेलो, बसपा और गोपाल कांडा हलोपा तीनों मिलकर के बीजेपी की मदद करने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल इससे ना जो एक सेंटिमेंट पूरे हरियाणा में क्रिएट हो रहा है कि क्या अभय सिंह चौटाला इस बार दूसरे दुष्यंत चौटाला बनने वाले हैं? क्या अभय सिंह चौटाला का मकसद कुछ सीटें हासिल कर और डिप्टी सीएम के पद पर बैठना तो नहीं है? ये एक देखिए, अब अंदर की क्या बात है, इनसाइड स्टोरी क्या है, परंतु जो गोपाल कांडा का बयान वायरल हुआ उससे लगता है फिर बीजेपी के जो कैंडिडेट थे रोहतास जांगड़ा, उन्होंने अपना
जो नामांकन वापस लिया, इस बात से इस चीज़ की पुष्टि भी। हमारे सब्सक्राइबर्स को भी एक बार याद दिला दें, ये गोपाल कांडा वही गोपाल कांडा हैं जो 2009 के अंदर सिरसा से इंडिपेंडेंट विधायक बने थे और उस समय भी ये अभय सिंह चौटाला के संपर्क में थे, प्रभाव में थे और उन्हीं के बंदे कहलाए जाते थे। लेकिन 2009 में उनसे छिटक करके ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आन मिले और इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम भी मिलाया था। और जब ये 2011 में पहली बार सिरसा आए थे होम मिनिस्टर बन करके, तो इनकी लड़ाई भी हुई थी बाकायदा लोकदल के वर्करों से और मामला भी दर्ज हुआ था, वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो अब गोपाल कांडा फिर दोबारा से अभय सिंह चौटाला के पास गए हैं। तो गोपाल कांडा का एक तरह से कथुरिया साहब देखा जाए तो कोई राजनीति में कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, जहाँ फ़ायदा दिखे आप उसी तरफ विचरण कीजिए। देखिए, आजकल की पॉलिटिक्स का ये ट्रेंड बन चुका है कि हमारे एक पंजाबी में झांगी में एक कहावत है कि जहाँ देखी चोपड़ी वहाँ मारी ध्रोकड़ी, मतलब उसका मतलब है जहाँ चुपड़ी हुई रोटी दिखी वहीं भाग कर चला गया। यही अब गोपाल कांडा ने सिद्ध कर दिया। पिछले 15 साल में 3-4 पार्टियां बदल ली तो उससे हो ही जाता है। अच्छा, बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा कल हिसार गए थे, हिसार का प्रोग्राम था, नलवा गए थे और काफ़ी हास्य भी गए थे। तो संपत सिंह के बेटे शायद मैदान में थे, वो मान गए हैं। हाँ, संपत सिंह पुराने करीबी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और इस बार उन्हें टिकट नहीं मिल पाई। वहाँ पर नलवा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते अनिल मान को प्रत्याशी बनाया इस बार कांग्रेस ने। गौरव संपत सिंह काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे और जुड़े हुए थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ। वो आदमपुर चुनाव में भी एक्टिव थे पर किसी कारणवश तो मना लिया है आखिरकार दीपेंद्र हुड्डा ने। अब मैं बता रहा था जी कि वो हाँसी में भी गई, राहुल मक्कड़ की फेवर में प्रेम सिंह मलिक को मनाने का प्रयास किया। अच्छा। जो कि विफल रहा। अंबाला में गए, हिम्मत सिंह को मना लिया है, हिम्मत सिंह ने अपना नामांकन भी वापस ले लिया है। जी जी। और भवानी खेड़ा में भी रामकिशन फौजी मान गए हैं, वहाँ के भी जो प्रत्याशी हैं प्रदीप नरवाल, उनको फ़ायदा होता सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। देखिए, कल मेरे एक रिपोर्टर जो कि भवानी खेड़ा से हैं उनसे बात हुई, वहाँ पर क्रेज़ है प्रदीप नरवाल का, लोग मिलना चाह रहे हैं। परंतु प्रदीप नरवाल का पहला चुनाव है और ऐसे क्षेत्र में जहाँ से उनका जुड़ाव नहीं रहा। जी। माहौल तो कांग्रेस के पक्ष में है, उन सेंटिमेंट्स को कितना भुना पाते हैं। भाजपा को वहाँ के स्थानीय प्रत्याशी जो कपूर सिंह वाल्मीकि के होने का फायदा मिलेगा। हाँ, यदि विशंबर वाल्मीकि तन मन धन से कपूर सिंह वाल्मीकि की सपोर्ट करते हैं तो कपूर सिंह वाल्मीकि को एज भी मिलेगा। और जहाँ तक मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं, विशंबर वाल्मीकि नाराज नज़र आ रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो में रोते हुए भी नज़र आए थे। तो मुझे नहीं लग रहा कि विशंबर वाल्मीकि उस दिल से सपोर्ट कर पाएंगे जो एक डेडिकेटेड वर्कर करता है। यहाँ पर सतवीर रतेरा को मनाने में नाकामयाब रही है कांग्रेस। रामकिशन फौजी पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उनके मानने से एज तो मिला है, गेन तो किया है कांग्रेस ने। सोनीपत में अगर बात करें तो सोनीपत में कविता जैन और राजीव जैन के मान लेने से निखिल मदान को बीजेपी का कितना फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उस तरफ सुरेंद्र पवार हैं जो अभी ईडी के केस में जेल में बंद है कांग्रेस की पार्टी से। देखिए, चुनाव में जो बागी हो जाता है वो तो सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। जो भीतर घात करते हैं, भीतर घात को मैं पीठ पर वार करने की श्रेणी देता हूँ। अभी जो पहले जो फतेह हासिल करनी थी वो कांग्रेस और भाजपा ने कर दी है। उसके बाद जो भीतर घात से भी बचना है दोनों ही पार्टीज़ को, अभी क्या दिल से राजीव जैन, कविता जैन, निखिल मदान की सपोर्ट कर पाते हैं? राजीव जैन और कविता जैन की अपनी एंटी इनकम्बेंसी इतनी है। हाँ। ये अपनी एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही हारे थे।
ये जितना करीब नजर आएंगे निखिल मदान के उतना ही नुकसान भी हो सकता है। जी, और शायद पार्टी ने टिकट इनका इसीलिए काटा क्योंकि इनकी एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफ़ी है, और इसीलिए वो जैसा आपने मेंशन किया, और जो अगर ये एक्टिवली कैंपेन करते हैं तो बीजेपी को इसका नुकसान ही झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जिस दौरान मंत्री रही कविता जैन, उस दौरान जो इनका व्यवहार था लोगों से बातचीत करने का, काम वाम में, और बहुत सारे आरोप हैं। तो ये आपकी बात सही है कि बेटर है वो मान गए हैं, नुकसान ना करें, यही बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे। अभी मैं एक और, निखिल मदान अभी अभी भाजपा में आए थे, तो जो वहाँ भाजपा के पुराने प्रत्याशी या टिकट चाहने वाले वो अभी निखिल मदान को पचा नहीं पाए हैं, अभी दिल से उनकी सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। हाँ, निखिल मदान के पास अपना एक वोट बैंक है, अपनी एक टीम है, उसके सहारे यदि निखिल मदान चुनाव निकाल पाए तो ये निखिल मदान की जीत होगी, क्योंकि भाजपा की टीम दिल से अभी उनकी सपोर्ट नहीं। नांगल चौधरी सतीश सैनी वाला जो मामला है, देखिए उन्हें मना लिया नायब सिंह सैनी ने, और अभय सिंह यादव की सपोर्ट करेंगे, लिटिल बिट फ़ायदा होगा। वैसे भी क्या होता है, जिस समाज का कोई मुख्यमंत्री होता है, अब नायब सिंह सैनी के कारण सैनी समाज ऑलमोस्ट अधिकतर वोट भाजपा को कर रहा है। इनके खड़े होने से जो वोट्स खराब होने थे, कटने थे, वो भाजपा की तरफ इजीली जा पाएंगे, उसका फायदा। नारनौल से भारती सैनी जिन्होंने एक बार तो मुख्यमंत्री को बैरंग लौटा दिया था जब मनाने गए थे, लेकिन बाद में शायद वो मान। देखिए कई तरह का दबाव होता है, समाज का दबाव होता है, जिनके सहारे पर, जिनके कंधों पर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है, यदि वो कंधे ही हट जाएं, उन्होंने समाज के लोगों ने इस तरह का कोई कहा होगा कि अगर मुख्यमंत्री मनाने आए हैं तो आपको मान जाना चाहिए, बाद में उनको ये बात समझ में आ गई होगी, इसलिए उन्होंने अपना पंचकुला से गुरजंट सिंह जो मान के चंद्रमोहन बिश्नोई को फायदा इसका। देखिए हो सकता है, ऐसा कोई बड़ा चेहरा तो थे नहीं, पर बूंद बूंद से सागर भरता है। अभी भी राह आसान नहीं है चंद्रमोहन बिश्नोई की। हाँ, एंटी इनकम्बेंसी वहाँ ज्ञानचंद गुप्ता की है, जिसका फ़ायदा चंद्रमोहन बिश्नोई को, पिछली बार भी वो लिटिल बिट मार्जिन से ही हारे थे, 6000 से कम मतों से वो चुनाव हारे थे। इस बार कांग्रेस की थोड़े बूम है, तो मुझे लगता है कि चंद्रमोहन बिश्नोई को एज रहेगा। अटेली से आरती राव को सपोर्ट कर दे हेमंत शर्मा ने। देखिए कल रामविलास शर्मा और राव इंद्रजीत दोनों ही उन्हें मनाने में कामयाब रहे, इसका फ़ायदा मिलेगा। परंतु अटेली ही सीट पर जो संतोष यादव, जिनसे कल विप्लव देव जो कि प्रभारी भी हैं, उन्हें बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं बन पाई। इसी प्रकार रणधीर कापड़ीवास और क्या कहते हैं, एक और शशि रंजन परमार जो कि तोशाम से इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, इन तीनों ही सीटों पर खतरा बना हुआ भी भाजपा के लिए, जो बागी तीनों ही बागी मजबूत प्रत्याशी हैं, इसलिए अभी कुछ कहा नहीं। जो हिसार से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी को टिकट उनको नहीं मिली, सावित्री जिंदल, उनको मनाने का प्रयास नहीं किया गया या वो माने नहीं? देखिए मुझे यहाँ कुछ ना कुछ गेम नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके बेटे सांसद हैं। यदि भाजपा मनाना चाहे तो 1 सेकंड में मना सकते हैं, उनके पास जाकर उन्हें टिकट भी थमा सकती थी। परंतु मुझे लगता है कि यहाँ पर सावित्री जिंदल को किसी स्ट्रेटजी के साथ ही चुनाव मैदान में लाया गया है। कमल गुप्ता के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी। सावित्री जिंदल यदि चुनाव जीतती हैं, ओबियसली वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगी। यही कल कांग्रेस पार्टी ने जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहतक में की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 ऐसे व्यक्ति थे, एक तो जो बीजेपी के टिकट से मांग रहे थे विक्रम कादियान, और बेरी से गायत्री देवी, और दोनों ने ही जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेजेंस में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। तो इसका मतलब हासी में और जो बेरी में, दोनों में आपको लगता है नए समीकरण बनेंगे? देखिए वैसे भी एज पहले भी बेरी में रघुवीर सिंह कादियान को था, क्योंकि भाजपा ने भारी प्रत्याशी लगाया है। विक्रम कादियान के आने से कांग्रेस को फ़ायदा जरूर हुआ है,
परंतु ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही आज रघुवीर सिंह कादियानी के पास था। गायत्री वहाँ हिसार के जो हाँसी विधानसभा है वहाँ जोरदार मुकाबला है, वहाँ फ़ायदा ज़रूर होगा कांग्रेस को गायत्री देवी के आने से। तो आप कितनी सीटें मानते हैं कि अभी जो कल जिस तरह से मनाही हो गई है और कई जगह रुसवाई अभी भी जारी है, कहाँ कितना फ़ायदा नुकसान टोटल आपको क्या मानते हैं, कहाँ कहाँ हो सकता है? देखिए, जिन सीटों की हमने चर्चा की है यहाँ पर सभी को सर्वविदित है कि जो सिरसा में आमने सामने का मुकाबला है गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में, यहाँ पर बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होने वाली है। इसलिए हर तरह से प्रयास कर रहे हैं गोपाल कांडा, कहीं बीजेपी को, कहीं INLD को साथ लेने का। गोकुल सेतिया इतने मजबूत प्रत्याशी हैं, उनको हराने के लिए गोपाल कांडा पूरे जो विपक्ष के वोट्स को इकट्ठा करना। जी, जैसे आपने हिसार में बीजेपी के बारे में कहा कि वो कोई गेम हो सकता है जो सावित्री जिंदल को मनाने का प्रयास नहीं किया गया, अगर वो चाहते तो मना लेते। वैसे ही अम्बाला के अंदर चित्रा सरवारा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ गए भी थे, लेकिन चित्रा सरवारा के नाम पर बिल्कुल ही शांति और चुप्पी साध ली। क्या ये कांग्रेस का कोई गेम हो सकता है चित्रा सरवारा इंडिपेंडेंट के तौर पर? देखिए, चित्रा सरवारा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी, इस बात में कोई शक नहीं। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय 45,000 के करीब वोट लिए थे, 20,000 से वो चुनाव भले ही हार गई थी, परंतु इंडिपेंडेंट 45,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात होती है। परमिंदर परी को यहाँ पर कुमारी शैलजा जी का करीबी माना जाता है, परंतु जो परमिंदर परी जी उस तरह से टक्कर देने वाले प्रत्याशी नहीं लगते जितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर चित्रा सरवारा थी। तो मुझे लगता है कि चित्रा सरवारा को इसलिए मनाने का प्रयास नहीं किया गया। यदि जीतेंगे तो ऑलमोस्ट उन्हें आना तो कांग्रेस में ही। और भी कुछ अपडेट्स है, जैसे कैथल से कांग्रेस के सतबीर भाणा, कलायत से अनीता ढोल, पुंडरी से सुनीता बताना, भाजपा के बागी विनोद निर्मल व पुंडरी से पूर्व विधायक दिनेश कौशिक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं और काफ़ी सारे नए समीकरण बने हैं। तो कतुरे साहब, ये जो नए समीकरण बने हैं, आपको लगता है कि अभी भी ओवरऑल जो एज है वो कांग्रेस पार्टी को है? देखिए, मैंने ना कल एक लिस्ट बनाई थी 90 विधानसभाओं की, जिनमें से 41 सीट कोई मुकाबला भी नहीं है। कांग्रेस बहुत ईजिली का मतलब होता है कि क्लीन स्वीप एक तरह से। हाँ, ईजिली चुनाव जीत रही है, जिनमें मार्जिन 5,000 से शुरू होकर और 60,000, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो मार्जिन मुझे 60,000 से भी ज़्यादा का लग रहा है। तो इसलिए मैं ऐसी 41 ऐसे ही बीजेपी की भी कुछ सीट्स मैंने शॉर्टलिस्टेड की थी। बीजेपी की 12 सीट्स ऐसी हैं जहां पर भाजपा बिल्कुल ईजिली चुनाव जीत रही है, और जो अदर्स की सीट जिसमें INLD, आप या इंडिपेंडेंट, केवल मुझे पूरे हरियाणा में 6 सीटें ऐसी नज़र आई। 41, 12, 53 और 6, 59 सीटों का ये जिक्र किया। 31 सीटों पर मुकाबला है, जहाँ पर 6 सीटों में अदर्स भी फाइट में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच 25 सीटों पर ज़बरदस्त मुकाबला है, जिनमें कुछ सीटों पर कांग्रेस को एज है, कुछ सीटों पर भाजपा को एज है, परंतु मुकाबला बहुत नज़दीकी है, कुछ भी हो सकता है। जी, तो ये था हमारा आज का विश्लेषण। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कतुरे साहब, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।